नमस्कार। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, अवसर के बीच में ही कठिनाई छुपी होती है। आज हम एक ऐसे ही अवसर और उसकी संभावित कठिनाइयों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। द डीप डाइव की इस कड़ी में सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारतीय वित्तीय क्षेत्र में वैश्विक पूंजी का बढ़ता दांव। हम इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक अहम लेख के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के बड़े वित्तीय संस्थान, मतलब बड़े बैंक, बीमा कंपनियां, बड़े निवेशक आजकल भारत के बैंकिंग, बीमा और एनबीएफसीज में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं। मतलब एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो सीधे बैंक तो नहीं है पर लोन और निवेश जैसी सेवाएं देती हैं। तो सवाल यह है कि अचानक इतना पैसा भारत के फाइनेंशियल सेक्टर में क्यों आ रहा है। इस चर्चा का मकसद बिल्कुल साफ है। हम इस वैश्विक रुचि के पीछे के वजहों को थोड़ा खोदेंगे, इसके बड़े आर्थिक और रणनीतिक असर क्या हो सकते हैं इसे समझेंगे, और साथ ही इससे जुड़े जो संभावित जोखिम हैं या चुनौतियां हैं उन पर भी नजर डालेंगे। ये चर्चा खास तौर पर यूपीएससी के तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि ये विषय इकोनॉमी से जुड़े मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए ही प्रासंगिक है। और हाँ, आम जानकारी रखने वाले श्रोताओं के लिए भी ये काफ़ी दिलचस्प होगा। तो चलिए पहले माहौल को समझते हैं। पिछले करीब 2 सालों में कुछ बड़े नाम सामने आए हैं, जैसे दुबई का एमिरेट्स एनबीडी, जापान का सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन जिसे एसएमबीसी कहते हैं, फिर निवेश की दुनिया का महारथी ब्लैकस्टोन, ज्यूरिक इंश्योरेंस और अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी यानी आईएचसी। इन सब ने भारतीय बैंकों, बीमा कंपनियों या एनबीएफसीज में अच्छी खासी हिस्सेदारी खरीदने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। सबसे ताज़ा मामला तो बिल्कुल अभी का है, पिछले हफ्ते का ही, जब ब्लैकस्टोन ने केरल के फेडरल बैंक में करीब 6,200 करोड़ रुपए लगाकर 9.99% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। ये कोई छोटी रकम तो नहीं है। और एक और मामला है जो ध्यान खींचता है, कनाडा की फेयरफैक्स कंपनी का। उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई ने सीएसबी बैंक में 5 साल के लिए मेजॉरिटी हिस्सेदारी रखने की खास इजाजत दी। ये इसलिए खास है क्योंकि आमतौर पर विदेशी स्वामित्व की सीमा 40% ही होती है, लेकिन लगता है आरबीआई ने इसे एक रणनीतिक निवेश माना, शायद बैंक को पटरी पर लाने के लिए। तो ये सिर्फ इक्का दुक्का सौदे नहीं लग रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि दुनिया भर के निवेशक भारत के फाइनेंशियल सेक्टर और इसके भविष्य को लेकर कुछ नया सोच रहे हैं, एक तरह का पुनर्विचार कर रहे हैं। अच्छा, तो इस बदलते माहौल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये वही सेक्टर है जिसे पहले काफी संरक्षित माना जाता था, है ना, जिस पर ज्यादातर भारतीय प्रमोटर्स का दबदबा था और नियम भी काफी सख्त थे। मतलब विदेशी कंपनियों के लिए यहाँ घुसना आसान नहीं था। बिल्कुल, लोहे के चने चबाने जैसा था एक तरह से। हाँ, पर अब हवा बदल रही है। वैश्विक पूंजी की जैसे बाढ़ सी आ रही है। और दिलचस्प बात यह है कि हमारा केंद्रीय बैंक आरबीआई भी इस बदलाव को लेके सकारात्मक तो है, पर है बहुत सावधान। हाँ, फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। बिल्कुल, वो दरवाजे खोल रहा है, लेकिन सोच समझ कर। तो ये बदलाव क्यों हो रहा है? क्या खींच रहा है इन वैश्विक दिग्गजों को भारत की ओर? हाँ, ये सवाल सबसे अहम है। और देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, कई ठोस वजह हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है भारत में विकास की जबरदस्त गुंजाइश, ग्रोथ पोटेंशियल जिसे कहते हैं। आप देखिए, भारत का जो वित्तीय सेवा क्षेत्र है वो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले कहीं तेजी से बढ़ रहा है। छोटे कारोबार हों, आम लोग हों, रिटेल ग्राहक या फिर घर खरीदने वाले लोग, कर्ज की मांग लगातार मजबूत बनी हुई है। मैकिन्जी एंड कंपनी की एक रिपोर्ट बताती है कि 2024 में बैंकिंग सेक्टर भारत का सबसे बड़ा मुनाफा कमाने वाला क्षेत्र था। अच्छा। हाँ, करीब $46 बिलियन की शुद्ध आय, और ये पिछले साल से 31% ज्यादा है। 31%? ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, ये रफ्तार कमाल की है। और सिर्फ रफ्तार ही नहीं, मुनाफा भी। भारतीय बैंकों का मुनाफा वैश्विक औसत से बेहतर चल रहा है। उनके पास कैश मतलब तरलता की कमी नहीं है। उनकी पूंजी की स्थिति, कैपिटल लेवल मजबूत है। और जो डूबे हुए कर्ज का खतरा था, क्रेडिट रिस्क, वो भी पहले से कम हुआ है। तो उम्मीद यही है कि जैसे जैसे ज्यादा लोग बैंकिंग सेवाओं से जुड़ेंगे, रिटेल और कॉर्पोरेट दोनों तरह की बैंकिंग में अच्छी कमाई होगी आगे। दूसरी बड़ी वजह है भारत का विशाल बाजार, और इसका एक बड़ा हिस्सा अभी तक फॉर्मल फाइनेंशियल सेवाओं से अछूता है।
हाँ, ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। 40 करोड़ से ज्यादा लोग। बिल्कुल, सोचिए 40 करोड़ से ज्यादा की आबादी अब भी पूरी तरह बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़ी है। साथ ही यहाँ एक बहुत बड़ा अनौपचारिक कर्ज का बाजार है, इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। तो इसमें जो फॉर्मल सेक्टर है उसके लिए मौके ही मौके हैं। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने इसमें मदद की होगी, है ना, यूपीआई, आधार वगैरह। हाँ बिल्कुल, इस सब को मुमकिन बना रहा है भारत का मजबूत डिजिटल ढांचा। यूपीआई, आधार, डिजिटल पेमेंट्स, इसने पूरी तस्वीर बदल दी है। पहुंच आसान हो गई है। और फिर तीसरी बड़ी वजह है देश का ओवरऑल आर्थिक माहौल, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। उम्मीद है कि जीएसटी में सुधार और शायद कुछ कटौतियों के बाद लोग ज्यादा खर्च करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा। आरबीआई का खुद का अनुमान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस साल 6.8% की दर से बढ़ेगी। 6.8%, ये भी काफी मजबूत आंकड़ा है। जी हाँ, और एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स जैसी संस्थाएं भी मानती हैं कि भारतीय बैंक मजबूत स्थिति में हैं। उनका कहना है कि वैश्विक व्यापार तनावों जैसे टैरिफ वगैरह से जुड़े क्षेत्रों में बैंकों का जोखिम कम है। कंपनियों ने अपने कर्ज घटाए हैं और बैंक अब ज्यादा सुरक्षित माने जाने वाले रिटेल लोन पर फोकस कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर मिलकर भारत को निवेश के लिए एक हॉटस्पॉट बना रहे हैं। हाँ, ये विकास की कहानी और ये बड़ा बाजार, ये तो समझ आता है। पर इन अवसरों को भुनाने के लिए दरवाजे भी तो खुले होने चाहिए। आपने पहले रेगुलेशन की बात की थी, तो नियमों में जो ढील दी गई है उसकी क्या भूमिका रही है इसमें? हाँ, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। नियमों में ढील एक बहुत बहुत बड़ा कारण है। आरबीआई और सरकार ने धीरे धीरे लेकिन लगातार बीमा और निजी बैंकों में विदेशी निवेश की सीमाओं को बढ़ाया है। अच्छा। अब देखिए, बीमा कंपनियों में तो 100% तक विदेशी मालिकाना हक हो सकता है। 100% पूरा? हाँ, 100%। और निजी बैंकों में अगर संबंधित नियामक जैसे आरबीआई मंजूरी दे दें तो 74% तक विदेशी हिस्सेदारी हो सकती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो एचडीएफसी बैंक है, देश का दूसरा सबसे बड़ा निजी बैंक। उसमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआईज की हिस्सेदारी करीब 48.39% है। एफपीआईज वो विदेशी फंड्स होते हैं जो भारतीय शेयर बाजार में निवेश करते हैं। तो मतलब सरकार और आरबीआई का संदेश साफ है, पूंजी का स्वागत है, पर शर्तें लागू, नियंत्रण और नियम भारतीय ही रहेंगे। बिल्कुल, विश्लेषक यही कह रहे हैं। पैसा आए, तकनीक आए, अच्छी बात है, लेकिन कंट्रोल और नियम वो भारतीय व्यवस्था के तहत ही रहें। और ये भी कि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम वैश्विक उथल-पुथल से, ग्लोबल शॉक से काफी हद तक सुरक्षित रहे। ये जो सोचा समझा उदारीकरण हो रहा है ना, ये उन वैश्विक बैंकों और बीमा कंपनियों के लिए एकदम सही मौका है जो यूरोप या अमेरिका जैसे विकसित बाजारों में फंसी हुई हैं, जहां ग्रोथ अब धीमी हो गई है। हाँ, उनके लिए तो भारत में ग्रोथ दिख रही है। बिल्कुल, उन्हें भारत में एक बड़ा अवसर नजर आ रहा है। अगर हम इसे थोड़ी और बड़ी तस्वीर में देखें तो ये निवेश ऐसे समय में आ रहा है जब भारत का बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर पिछले दशक के मुश्किल दौर से उबर चुका है। हाँ, वो आईएलएनएफएस और डीएचएफएल संकट, येस बैंक वाला मामला, काफी उथल-पुथल थी। जी हाँ, आईएलएफएस और डीएचएफएल का गिरना, येस बैंक को बचाने की कवायद, फिर बैंकों ने बड़े पैमाने पर अपने डूबे कर्जों की सफाई की, एनपीएस क्लीनअप जिसे कहते हैं। तो इस सफाई के बाद कई मझोले आकार के निजी बैंक और एनबीएफसीज अब अच्छी स्थिति में हैं, उनकी ग्रोथ दिख रही है और इसीलिए वो विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक लक्ष्य बन गए हैं। एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स की एक विश्लेषक हैं गीता छुग। उनका कहना है कि भारतीय बैंक अब इतने मजबूत हैं कि अगर कर्ज चुकाने में थोड़ी बहुत चूक होती भी है, जिसे स्लिपेज कहते हैं, स्लिपेज, हाँ, तो वो उसे आसानी से झेल सकते हैं। इसका मतलब है कि वो आगे बढ़ने और कर्ज देने के लिए तैयार हैं। तो वैश्विक निवेशकों के लिए स्थिति एकदम सही है। भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है और कई अच्छी वित्तीय कंपनियां सही दाम पर, मतलब आकर्षक वैल्यूएशन पर मिल रही हैं। यानी तैयार माल मिल रहा है, उन्हें शून्य से शुरू नहीं करना पड़ रहा। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा फायदा है उनके लिए। इन स्थापित कंपनियों को खरीदने से विदेशी खिलाड़ियों को बना बनाया ग्राहक आधार मिल जाता है, जरूरी लाइसेंस हाथ आ जाते हैं, शाखाओं का पूरा नेटवर्क तुरंत मिल जाता है। इसे खुद बनाने में तो सालों लग जाते, शायद दशक भी। सही बात है। और अगर एशिया के बाकी देशों से तुलना करें, खासकर चीन से, तो बात और साफ हो जाती है। विश्लेषक मानते हैं कि आज एशिया में भारत ही एकमात्र ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था है जो साइज, मतलब पैमाना, राजनीतिक स्थिरता, विशाल उपभोक्ता बाजार और एक भरोसेमंद रेगुलेटरी निगरानी, इन सबका मेल पेश करती है। चीन के मुकाबले? हाँ, चीन के वित्तीय सिस्टम में थोड़ी सख्ती बढ़ी है और भू राजनीतिक तनाव भी है, जैसे सीमा विवाद, व्यापार युद्ध वगैरह।
तो इन सबको देखते हुए वैश्विक पूंजी के लिए भारत एक नेचुरल चॉइस, एक स्वाभाविक पसंद बनकर उभरा है। ये महज निवेश नहीं है, ये एक तरह का वैश्विक पुनर्संतुलन भी है। चीन से जुड़ी चिंताएं और भारत की मजबूत डिजिटल बुनियाद, इन दोनों के संगम ने वैश्विक पूंजी को एक नया स्थिर ठिकाना ढूंढने पर मजबूर किया है। और भारत का वित्तीय क्षेत्र इस जरूरत को पूरी करने के लिए सही समय पर तैयार खड़ा है। मैकेंजी के रीनी थॉमस भी यही कहते हैं कि भारतीय बैंक अच्छे आर्थिक माहौल और डिजिटल बदलावों का फायदा उठाकर दुनिया के बैंकिंग उद्योग पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। हालांकि वो ये भी मानते हैं कि उनके मजबूत प्रदर्शन के बावजूद भारत में वित्तीय सेवाओं की पहुंच, मतलब फाइनेंशियल पेनिट्रेशन, अभी भी ज्यादातर दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम है। अच्छा, तो मतलब ग्रोथ की गुंजाइश अभी और भी बहुत है। हाँ बिल्कुल, विस्तार के लिए बहुत महत्वपूर्ण गुंजाइश अभी बाकी है। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ तो ये विदेशी निवेश भारत के प्रति भरोसे को दिखाता है, विकास के लिए जरूरी पूंजी ला रहा है, टेक्नोलॉजी ला रहा है, लेकिन क्या इस सिक्के का कोई दूसरा पहलू भी है? क्या इससे कुछ चिंताएं या जोखिम भी जुड़े हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए? हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। हर बड़े बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां तो आती हैं। जैसे सबसे पहला और शायद सबसे पेचीदा मुद्दा है नियंत्रण का, कंट्रोल का। सोचिए, जब कोई विदेशी कंपनी किसी भारतीय बैंक या बीमा कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक, मतलब बहुमत हिस्सेदारी खरीद लेती है, तो रणनीतिक फैसले लेने की ताकत वो धीरे धीरे विदेश में बैठे लोगों के हाथ में जा सकती है ना? ये एक चिंता का विषय हो सकता है। हाँ, भले ही वो भारतीय नियमों का पालन करें, लेकिन मान लीजिए कोई संकट का समय आता है, तो उनके हित हमेशा हमारी घरेलू नीतियों या जरूरतों के साथ मेल खाएं, ये जरूरी तो नहीं है। जैसे, क्या वो मुश्किल वक्त में भी भारत में लोन देना जारी रखेंगे या अपने घरेलू बाजार को प्राथमिकता देंगे? ये एक वैलिड पॉइंट है। हितों का टकराव हो सकता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि आरबीआई जैसे हमारे नियामकों को और ज्यादा चौकस रहना होगा। ऐसे चेक इन बैलेंसेस बनाने होंगे कि सिस्टम स्थिर रहे और उसमें पैसों का प्रवाह भी बना रहे। सही कहा। दूसरा जोखिम है बाहरी झटकों का, ग्लोबल शॉक्स का। जितना ज्यादा विदेशी मालिकाना हक बढ़ेगा, उतनी ही हमारी वित्तीय प्रणाली वैश्विक आर्थिक या वित्तीय संकटों के प्रति संवेदनशील होती जाएगी। वल्नरेबल। हाँ, इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ेगी तो रिस्क भी बढ़ेगा। याद है 2008-9 का लेमन ब्रदर्स संकट, उसके झटके दुनिया भर में महसूस हुए थे। हालांकि तब भारत काफी हद तक बचा रहा, लेकिन जैसे जैसे हम वैश्विक पूंजी से ज्यादा जुड़ेंगे, बाहरी तूफानों का असर हम पर भी ज्यादा पड़ सकता है। सोचिए, अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा तूफान आता है तो जो दरवाजे हमने खोले हैं उनसे कुछ तेज हवाएं अंदर भी आ सकती हैं। ये बात तो है। और तीसरा मुद्दा है प्रतिस्पर्धा का, कंपटीशन का। क्या मुकाबला बराबरी का रहेगा? हमारे घरेलू निजी बैंक और एनबीएफसीज सख्त पूंजी और नियमों के दायरे में काम करते हैं। दूसरी तरफ जो विदेशी मालिकाना हक वाली संस्थाएं हैं, उनके पास अक्सर विदेशों से सस्ता पैसा जुटाने के साधन होते हैं। हाँ, कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हो सकता है उनका। और उनके पास रिस्क मैनेजमेंट की ज्यादा उन्नत तकनीकें भी हो सकती हैं। तो क्या इससे हमारे घरेलू खिलाड़ियों के लिए मैदान थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? लेवल प्लेइंग फील्ड रहेगा या नहीं? हाँ, ये भी एक चुनौती है, इसे सुनिश्चित करना होगा। तो ये सब देखते हुए ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि इस पूरी स्थिति को हमारे नियामक जैसे आरबीआई और सेबी कैसे देख रहे हैं और आगे का रास्ता क्या नजर आता है? क्या वो इन जोखिमों से वाकिफ हैं? वो नियंत्रित करता है, काफी सतर्क रहे हैं। वो किसी भी सौदे के लिए पूरी जांच पड़ताल करते हैं, मालिकाना हक का पूरा खुलासा मांगते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि कंपनियां भारत में जरूरी पूंजी रखने के नियम जैसे कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, उनका सख्ती से पालन करें। ड्यू डिलिजेंस पूरी होती है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे ये सौदे और बड़े और जटिल होते जाएंगे, भारत को शायद एक ज्यादा साफ नीति या ढांचे की जरूरत पड़ेगी कि आखिर कितना विदेशी नियंत्रण ठीक है या स्वीकार्य है। इस पर और स्पष्टता लानी पड़ सकती है। हालांकि फिलहाल तो बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में किसी भी अधिग्रहण या विलय पर आरबीआई का फैसला ही आखिरी माना जाता है। ओके। भविष्य की बात करें तो एक चीज तय है, भारत को विकास के लिए और ज्यादा पूंजी की जरूरत पड़ेगी। अनुमान है कि 2030 की शुरुआत तक भारत की अर्थव्यवस्था $7 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। $7 ट्रिलियन? ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। हाँ, बहुत बड़ा। और इस विशाल अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए बैंकिंग, बीमा और कर्ज देने वाली व्यवस्थाओं में भारी मात्रा में पूंजी लगेगी। तो विदेशी निवेश इस जरूरत को पूरा करने में एक अहम भूमिका निभा सकता है, बल्कि निभाएगा।
तो आप देखिए, विदेशी बैंकों और वित्तीय दिग्गजों के लिए भारत में हिस्सेदारी खरीदना महज एक निवेश का फैसला नहीं है। ये दुनिया की सबसे तेजी से उभरती और संभावनाओं से भरी वित्तीय महाशक्ति पर लगाया गया एक लंबा दाव है, एक रणनीतिक चाल है। एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक बेट। बिल्कुल। और भारत के लिए असली चुनौती, असली परीक्षा ये होगी कि वो इस आते हुए पैसे का इस्तेमाल अपनी वित्तीय आज़ादी और स्थिरता को मजबूत करने के लिए कैसे करता है। कहीं ऐसा ना हो कि ये निर्भरता में बदल जाए। तो ये संतुलन साधना ही आगे की राह तय करेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम समेटें तो तस्वीर ये उभर रही है कि भारत का फाइनेंशियल सेक्टर वैश्विक निवेशकों के लिए एक चुंबक बन गया है। इसके पीछे तगड़ी विकास दर की उम्मीदें हैं, एक विशाल बाजार है जिसका बड़ा हिस्सा अभी अछूता है, युवा आबादी है और हाँ, धीरे धीरे आसान होते नियम। ये सब कारण है। सही। दुनिया भारत की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना चाहती है, उसमें निवेश करना चाहती है। लेकिन जैसा कि हमने बात की, चुनौतियां भी कम नहीं है। नियंत्रण किसके हाथ में रहेगा, वैश्विक संकटों का असर कितना गहरा होगा और क्या घरेलू कंपनियों को बराबरी का मौका मिलेगा? ये वो सवाल हैं जिन पर हमारे नीति निर्माताओं और नियामकों को लगातार नजर रखनी होगी और बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे। और ये यूपीएससी मेंस के लिहाज से विश्लेषण और क्रिटिकल इवैल्यूएशन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं। बिल्कुल, ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पे वो सोच सकते हैं। जैसे जैसे भारतीय वित्तीय क्षेत्र में विदेशी पूंजी का प्रभाव बढ़ रहा है, भारत अपनी नियामक स्वायत्तता, अपनी रेगुलेटरी ऑटोनॉमी और घरेलू हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं मतलब ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस और ज़रूरी पूंजी का फायदा कैसे उठा सकता है, खासकर तब जब दुनिया में कोई अप्रत्याशित संकट आ जाए, कोई बड़ा ग्लोबल शॉक आ जाए। भविष्य में ये संतुलन साधना कितना महत्वपूर्ण होगा, इस पर विचार करना ज़रूरी है। बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। उम्मीद है कि भारतीय वित्तीय क्षेत्र में वैश्विक रुचि पर हमारी ये विस्तृत चर्चा जानकारीपूर्ण रही होगी, खासकर यूपीएससी उम्मीदवारों और वित्तीय दुनिया में दिलचस्पी रखने वाले सभी श्रोताओं के लिए। हमने इंडियन एक्सप्रेस के लेख के आधार पर इस जटिल विषय के अलग अलग पहलुओं को खंगालने की कोशिश की है। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें और भविष्य में ऐसे ही विषयों पर गहरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी कोई सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। सुनने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।